अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में आप सीखेंगे nth टर्म किस तरह फाइंड करते हैं, और अगर nth टर्म गिवन हो तो उससे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, जिस तरह हमने 9.1 में सीखा है, इस सीक्वेंस की मदद से हमने nth टर्म को फाइंड करना है। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, दैट हाउ टू फाइंड द nth टर्म। ठीक है, अब पहले नंबर पर लिखा हुआ है जी सीक्वेंस है आपके पास। सीक्वेंस में की मदद से आपने nth टर्म फाइंड करनी है सीक्वेंस की। ये किस तरह फाइंड करते हैं ये मैं बताता हूँ। और बी पार्ट इसका ये है, फाइंड द 1500th टर्म। यानी इसका मतलब ये, अगर ये nth टर्म है, यानी इसमें अगर nth टर्म आपको दी गई हो तो वो आपने उस दी गई टर्म को एग्जैक्ट सीक्वेंस के अंदर किस तरह फाइंड करना है कि जो सीक्वेंस है उसमें आपकी 500वीं टर्म कौन सी होगी। यानी वो टर्म जो 500 पर जाकर आती है, 500 यानी इसे काउंट करके जो 500 वाले नंबर पे आती है जाके, वो कौन सी टर्म होगी इस सीक्वेंस की। और थर्ड वन में वो कहता है विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस हैज़ द वैल्यू 236। इस सीक्वेंस में से आपकी कौन सी वैल्यू 236 होगी। ठीक है, क्या मतलब कि कौन सी टर्म होगी, वो कितनवीं टर्म होगी। ठीक है, इसकी वर्किंग शो करनी है। और लास्ट वन है हमारे पास कि 154 शो करना है कि सीक्वेंस की टर्म नहीं है, कि 154 इस सीक्वेंस में नहीं आता। तो बढ़ते हैं पहले पार्ट की जानिब। पहले पार्ट में हम यहाँ पे डील करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे कि nth टर्म को किस तरह फाइंड करते हैं। ठीक है, nth टर्म को डेवलप कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिख रहा हूँ 12, 20, 28, 36। फ़र्ज़ करें ये चलता जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ इसको। अब मेरे पास ये सीक्वेंस कितने का डिफरेंस रखता है, अगर मैं देखूँ जी, आइडिया करें ज़रा, कितने का डिफरेंस रखता है ये। 4 में कितने नंबर ऐड किए, 12 बनते हैं। 8 को हमने ऐड किया। सिमिलरली फॉर दिस वन, ऑल्सो फॉर दिस वन एंड फॉर दिस वन। ये सीक्वेंस चलता जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है। अब हमने ये देखना है कि हर एक सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस की हर एक टर्म में 8 ऐड होता जा रहा है। हमने यहाँ पे एक रिलेशन डेवलप करना है कि हम सारी टर्म्स थोड़ी देख सकते हैं। हमने एक फार्मूला बनाना है, एक तरीका बनाना है कि जिससे हम कोई भी टर्म अगर वो हमसे पूछे तो हम फाइंड कर सकें। वो किस तरह बनाना है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे, मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर रहा हूँ इफ़ n इज इक्वल टू, आपके पास n कोई टर्म है, फ़र्ज़ कर लें आपने n ले लिया यहाँ पे 2। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, इसमें दूसरी टर्म ले लिया आपने, फ़र्ज़ कर लें। तो दूसरी टर्म लेने से क्या वो दूसरी टर्म आती है, मतलब अगर हम इसे 8 के डिफरेंस से रिलेट करें, 8 के डिफरेंस को ऐड करें इसमें, यानी 8 का जो आगे इसमें एडिशन होती जा रही है, किस तरह आएगी वो दूसरी टर्म। मैं इस 8 के साथ इस n को कर रहा हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, मेरे पास आ जाता है 16। अब चेक करें, ये जो 16 आया ये हमारी सेकंड टर्म तो नहीं है, लेकिन सेकंड टर्म किस तरह आएगी, इसमें से कौन सा नंबर माइनस करें कि सेकंड टर्म आ जाए। -4 कर लें, आपके पास सेकंड टर्म बन जाएगी। फ़र्ज़ कर लें एक और, अगर मैं n3 ले लेता हूँ, यानी तीसरी टर्म की बात करता हूँ, फ़र्ज़ करें, तो यही 8 के डिफरेंस को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तीसरी टर्म, यानी थर्ड नंबर के साथ। 8 3 ज़ार कितना होता है 24। सेम प्रोसेस आपने इसके साथ भी करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, कितने को 4 करें फिर। अब देखें 8 3 ज़ार 24 है ना, तो हमारे पास तो तीसरी टर्म ये है, कितने माइनस करेंगे हमारे पास 20 आ जाए। 4 को माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 20। इसका मतलब ये, अगर हम किसी के लिए भी करके देख लें इस सीक्वेंस में, किसी भी नंबर से किसी भी नंबर ऑफ टर्म के नंबर को 8 से मल्टीप्लाई कर लें और उसमें से 4 माइनस कर लें, हमें इस सीक्वेंस की एक टर्म मिल जाएगी सिंपली। यानी कि ये तो एक फार्मूला जनरेट कर रहे हैं हम। अब फार्मूला किस तरह जनरेट हो रहा है, 8, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n क्या है, ये n नंबर ऑफ टर्म्स। इस तरह 2 है, 3 है, 4 है, सो ऑन, ये चलती जा रही हैं। और इसमें से हम कितना जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, कितना माइनस करते हैं 4 को, तो 4 को इसमें से माइनस करें। तो जनाब ये जो हमने डेवलप की है, ये हमारे पास nth टर्म है। तो इसको मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज nth टर्म। ये पहला आंसर हमने यहाँ पे निकाल लिया, ए पार्ट का आंसर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो जनाब बढ़ते हैं बी पार्ट की जानिब। बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि 500th टर्म फाइंड करें। तो यहाँ पे मैं बी पार्ट कर रहा हूँ 500th टर्म। तो इसका मतलब ये है, अब मेरे पास nth टर्म दी हुई है, क्या है जी, nth टर्म दी हुई है। तो नहीं, हाँ जी, nth टर्म दी हुई है, यानी कि उसने बताया है
कि आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी, मतलब n हमें गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म उसने बता दी, वो है 500। तो मैं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ n कितना दिया हुआ है, दैट इज 500 टर्म। इसी nth टर्म के फॉर्मूला को यूज करें 8n माइनस 4, ठीक है, n की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दें, किसकी, जो गिवन है, -4, ठीक हो गया। जब आप 8 को 500 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आ जाता है सीधा सीधा यहाँ पर 4000 -4। जब इनको माइनस कर लेते हैं आप, माइनस करके आ जाता है 3996। तो ये जनाब आपकी वो टर्म है जो आप फाइंड करना चाह रहे थे, दैट इज 3996। ओके, अब बात करते हैं सी पार्ट की। तो सी पार्ट में हमसे ये पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस हैज़ द वैल्यू 236। इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म ऐसी जिसकी वैल्यू 236 है। सीक्वेंस मतलब कौन सा है, हमारे पास ये जो है, ठीक है। उसने पूछा इसकी कौन सी जो 36 के बराबर है, यानी क्या मतलब, ये वाली हमारी जनरल है ना जो nth टर्म, ये किसके बराबर है, वो कहता है 236 के। तो मतलब यहाँ पर मैं लिखूँ सी पार्ट, सी पार्ट में उसने कहा कि आपका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो इसी से डेवलप होता है ना पूरे का पूरा, मैंने अभी बताया। तो ये जो सीक्वेंस जिससे डेवलप होता है, सॉरी 8 आना है, 8n -4, ये किसके बराबर है, वो कहता है 236 की। विच टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस हैज द वैल्यू 236। अब हमने यहाँ से फाइंड कर लेना है कि वो कौन सी टर्म है, टर्म पूछी है ना उसने। 8n इज इक्वल टू 4 को उधर ले जाएं +4, 8n इज इक्वल टू ये बन जाएगा 240 प्लस करके, n इज इक्वल टू ये 8 इधर नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो n हमारे पास कटिंग हो गई, 8 1 8 8 3 24, कटिंग हो गए सीधा सीधा 30 आ जाएगा। तो ये जी थर्ड हमने पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब उसने नीचे ये भी पूछा है डी पार्ट में कि ये बताएं कि आपके पास ये जो लास्ट है कि या क्या ये 154 इसकी टर्म है भी कि नहीं। जी 154 की बात कर रहे थे कि 154 इसकी टर्म है भी कि नहीं। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं डी पार्ट। तो डी पार्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी पार्ट, ठीक है। अब डी पार्ट सॉल्व करें ज़रा। डी पार्ट में जो हमारा सीक्वेंस है कौन सा था, ये वाला सीक्वेंस है ना, मतलब वही 8n -4। उसने पूछा है क्या ये 154 इस सीक्वेंस का हिस्सा है कि नहीं। तो इस अपने सीक्वेंस वाले इस जनरल nth टर्म को 154 के इक्वल रख लें। 8n इज इक्वल टू 154, इस 4 को उधर ले जाएं, ये उधर क्या होगा जाके ऐड हो जाएगा। जब आप इसको उसमें ऐड करेंगे ये बन जाएगा 158, n इज इक्वल टू 158/8। अब ये जो है ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। जब आप इसको डिवाइड करते हैं ना तो आपको फ्रैक्शन में या पॉइंट में आंसर मिलता है। वो कैसे, वो आप देख लें। n इज इक्वल टू 2 4 8, 2 7 14, 1 उधर गया 2 9। इसका मतलब है ये आपके पास आ रहा है 79/4। ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ये आपके पास पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो मतलब 79/4 एक फ्रैक्शनल टर्म है जो कि आपको पूरी पूरी वैल्यू नहीं दे रही। इस सीक्वेंस में कहीं भी फ्रैक्शनल टर्म आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी कि वो इस तरह कह रहा हूँ कि ये पूरा पूरा एक नंबर का सीक्वेंस है, इसमें कहीं भी फ्रैक्शनल टर्म नहीं मिलेगी, पॉइंट्स में नहीं मिलेगी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये एक पूरा अदद ही नहीं आएगा। अगर पूरा अदद नहीं आएगा तो फिर आप कैसे कंसिडर करेंगे कि ये जो टर्म है ये कोई मतलब कि 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है या 20वीं है, कितनवीं है, ठीक है। तो इस तरह हम इसका आंसर होगा कि यस, कि ये इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। उसने कहा शो करें कि इसका हिस्सा नहीं है, तो हमने शो कर दिया कि ये इसका हिस्सा नहीं है। तो ये पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। बाकी तो तकरीबन मिलते जुलते ही हैं। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे ये देखें ज़रा। अब वो इसमें पूछ रहा है इफ़ x+1 एंड -x+17, ये हमारे पास दो हैं, आर द सेकेंड एंड सिक्स्थ टर्म्स, ये दो टर्म्स दी हैं। ये सेकेंड टर्म है सीक्वेंस की, ये उसकी सिक्स्थ टर्म है सीक्वेंस की। कोई एक सीक्वेंस है, हमें नहीं पता सीक्वेंस कौन सा है इसमें। तो ये सेकेंड टर्म है, ये उसकी सिक्स्थ टर्म है, ठीक है। इसने बता दिया है ऑफ द सीक्वेंस विद कॉमन डिफरेंस ऑफ 5। और इनका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों सीक्वेंस दोनों टर्म्स का एक सीक्वेंस में, वो 5 का है। आपने इसमें बताना है x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। कि अगर एक सीक्वेंस इस तरह का दिया हो, इस तरह का जिसमें x इन्वॉल्व हो, उसमें कॉमन डिफरेंस 5 का है और उसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे।
तो इसके लिए हम ये करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है इनमें 5 का है। तो सबसे पहले मैं इसलिए इधर से शुरू करते हैं, लेट, बल्कि लेट क्या उसने बताया हुआ है कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, कॉमन डिफरेंस, ये आपके लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से इजीली पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में आखिर हमने करना क्या है। एज वी नो कॉमन डिफरेंस इज 5, so you can say, so we will make here a series, so make a series, हम उसके सीक्वेंस की एक सीरीज बनाएंगे, यानी जो हम सीक्वेंस बना रहे हैं उसको सीरीज कह लें, वो हम बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे? हम उनके कॉमन डिफरेंस को देखते हुए। अब उसने कहा ना कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस इन दोनों में है। किस तरह? अब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे x माइनस का है और 17 तक जा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी x प्लस है और 1 है हमारे पास टर्म। तो आपने इसके कांस्टेंट को देखें, क्योंकि एक कांस्टेंट की बात कर रहा है ना वो भी, तो इसके कांस्टेंट को देखें। अगर 5 के कॉमन डिफरेंस को हम ले रहे हैं, अगर ये हमारी दूसरी टर्म है और ये छठी टर्म है, तो आप यहाँ पे लिखें कि जो भी कॉमन डिफरेंस है, ऐड कॉमन डिफरेंस add common difference in forward direction, क्योंकि अब हम उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी आसानी के लिए है। कॉमन डिफरेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड सब्ट्रैक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 5 इन बैकवर्ड डायरेक्शन। उसी तरह यहाँ पे अब मैं सीरीज आपके सामने एक बनाने वाला हूँ पूरे सीक्वेंस की। वो किस तरह? हमारे पास ये कौन सी टर्म है? ये दूसरी है और ये कौन सी है? छठी है। फर्ज करें अगर मैं पहले वाली की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस जनरली अपनी तरफ से ही यहाँ पे मैं उनकी टर्म्स के नेम लिख लेता हूँ। फर्ज करें ये मेरे पास A1 एक टर्म है, फर्ज कर लिया ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ये चौथी टर्म है, ये उसी सीक्वेंस की 5वीं टर्म है। हमने जनरली, अब दूसरी टर्म तो उसने ये बताई है ना, तो फर्ज कर लें मैं इसी को ही पहले लिखता हूँ। दूसरी टर्म कौन सी है मेरे पास? ये वाली, मतलब x + 1 आपके पास जनाब दूसरी टर्म है। उसने कहा है कि कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए? व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस? दैट विल बी 5। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस करता हूं तो पहली टर्म मेरे पास कैसे निकलेगी? कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 का फर्क होना चाहिए। तो 5 का फर्क, अगर मैं 5 के फर्क को इसमें ऐड करूं तीसरी बनाने के लिए, x 5 इसमें ऐड कर दें, कितना बन जाएगा? ये 6 बन जाएगा, सिंपल। फिर 5 ऐड कर दें, कितना बन जाएगा? कांस्टेंट में ऐड करना है आपने, एक्स में नहीं ऐड करना, कांस्टेंट की बात कर रहा है वो। तो ये बन जाएगा 11। ठीक है, इसी तरह आप फिफ्थ वाले की अगर बात करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास दैट विल बी 16। अगर इसी तरह मैं छठी टर्म की बात करूं तो दैट विल बी x + 21। तो छठी टर्म बन जाएगी। पहली रह गई, पहली कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड कॉमन डिफरेंस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड में आगे को जाना है तो 5 के डिफरेंस को ऐड किया आपने, 5 + 5 + 5 और ये भी +5। ठीक है, और जैसे आपने यहाँ पे पीछे को चलना है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो आपके पास यहाँ पर 5 क्या होगा? ऐड होगा कि माइनस होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए आपने यहाँ पर उसी 5 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ये 5 मेरे पास क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। मीन टू से अब ये होगा x सब्ट्रैक्ट, अगर 1 में से आप 5 करेंगे ना तो -4 बचेंगे। वो प्लस का 1 है, -5 है तो -4 बचेंगे। ठीक है, ये हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए जनरेट कर ली। ये तो इस एक्सप्रेशन की बात की है। फर्ज करें अगर हम इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से कैसा होगा तो वो अभी देख लेते हैं। ये सेम टर्म्स के लिए, अगर इसके लिए उस एक्सप्रेशन के लिए मैं A1 A2 A3 ये टर्म्स के जनरली नेम है, उनके जनरल अपनी तरफ से फर्ज किए हुए हैं A6 तक अगर टर्म्स ले रहे हैं हम, तो कौन सी टर्म गिवन है? सेकंड उसने इस वाली के लिए कहा है, सिक्स्थ उसने इस वाली के लिए कहा है, ये रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, जैसे जैसे उसने लिखा है।
अब ये अगर सिक्स्थ टर्म है तो मतलब मेरे पास है ये x प्लस 17 इज द सिक्स्थ टर्म। तो 5 का कॉमन डिफरेंस है। अब हमने चलना है बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे हम चल रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आपके पास ये x वैसे ही रहेगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। -5 होते जाएंगे 17 में से। जैसे 17 में से हम -5 करेंगे आपके पास प्लस के 12 बच जाएंगे। अगेन अब जब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 का ही ले रहे हैं तो आपके पास बचेंगे -x प्लस 12 में से 5 7 बच जाएंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं। अब ये कॉमन डिफरेंस होगा -x, 5 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये बचेंगे प्लस के 2। ठीक हो गया। अब इसी तरह आप ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -x, 2 में से 5 निकाले, यहाँ पे -3 बच जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएंगे -x, 3 और -5। अब ये दोनों माइनस की टर्म्स हैं, ये ऐड हो जाएंगी, लेकिन साइन इनका माइनस का ही रहेगा, तो -8। ये हमने उसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन के हिसाब से दोनों के सीक्वेंस ड्रॉ कर लिए। अगर दोनों टर्म्स डिफरेंट सीक्वेंस की भी हों तो उनके यही बनते हैं। ठीक है, ऊपर वाली का ये, नीचे वाली का ये। अब अगर देखा जाए ये दोनों हमने ड्रॉ कर लिए, दोनों के जब आप सीक्वेंस ड्रॉ करते हैं तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 का ही है ना। वो 5 प्लस हो रहा है, ये 5 माइनस हो रहा है। इसका मतलब दोनों टर्म्स आपके पास सेम या कॉमन डिफरेंस रखती हैं, उनको कंपेयर किया जा सकता है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे किस तरह, अगर दोनों एक जैसे रखती हैं हम दोनों की पहली टर्म ले लेंगे। ठीक हो गया, फर्ज करें दोनों की पहली टर्म की बात कर रहा हूं मैं, x-4 को कंपेयर कर रहा हूं मैं, यानी इसको इक्वल रख रहा हूं -x -8 के साथ। अगर दोनों सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस एक जैसा रखते हैं ना तो इनकी टर्म्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैंने इसकी पहली टर्म को कंपेयर कर लिया। तो जब कंपेयर किया ये x इधर आकर प्लस में हो गया और ये 4 उधर जाकर प्लस में हो गया। ठीक है, अब इन x वालों को आप क्या कर लें, ऐड कर लें। ऐड करके यहाँ पे कितना आ जाएगा, x प्लस x 2x। 8 में से 4 निकालें, ये 8 माइनस के, इसमें से 4 निकले तो माइनस के 4 आ जाएंगे। इसी के आगे स्टेप कर रहा हूँ मैं, ये 2 इसके नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -4/2। तो आपके पास ये जो आंसर बनेगा x इज इक्वल टू -2, यानी कि रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू -2। तो ये आपका जनाब इसमें आंसर बनेगा। ठीक है, और ये पार्ट भी हमने इसका सॉल्व कर लिया। इसी जैसा बाकी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन पड़े होंगे। ठीक हो गया जी, ये यहाँ पे एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है।